बिहार में डिग्री कॉलेज खोलने का सपना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखा था, जो कि अब पूर्णतः मुझे लगता है कि कागजों से उठकर धरातल पे देखने की दिशा में ये काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब भी इसमें वक्त तो लगेगा, लेकिन इन सब के बीच एक आज बड़ा सवाल ये है कि आखिर बहाली की प्रक्रिया कैसे हो रही है, बहाली होगी तो किन विषयों के लिए होगी, और 211 डिग्री कॉलेज में जो शुरुआती पहले फेज़ की बहाली होनी है किन सब्जेक्ट के लिए होगी, सैलरी कितनी होगी, किस तरीके से योग्यता का मानक सेट किया जाएगा। हमारे साथ एक्स डीएसपी अखिलेश सर है, जो कि पटना साइंस कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। सर, डिग्री कॉलेज बहाली की खुशखबरी तो आ गई, सब्जेक्ट क्या है, योग्यता क्या होगी, और सैलरी को लेकर एक बहुत बड़ा विषय बिहार में हमेशा से रहा है, तो इस पूरे चीज़ों को आप कैसे देखें? देखिए, एक तो अभी आप देखे होंगे कि कल जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन निकाल दिया गया है और इसमें 3687 लगभग 3700 पदों पे बहाली की जाएगी। और जिन विषयों को रखा गया है तो उसमें 6 विषय हैं। अंग्रेजी है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है। तो इन 6 विषयों की अभी पढ़ाई की जाएगी। 211 डिग्री कॉलेजेज को जो मान्यता दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो वहाँ पे इसकी बहाली की जाएगी। ये वाली बात है। जो इसका बहाली का प्रक्रिया होगा वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एपीआई सिस्टम होगा। एपीआई सिस्टम में बच्चे कंफ्यूज ना करें, तो एपीआई सिस्टम में 88 नंबर आपका जो स्कोर है, एकेडमिक स्कोर है, उस पे दिए जाएंगे। उसमें क्या जोड़ा जाएगा? मैट्रिक के मार्क्स का वेटेज है, इंटरमीडिएट के मार्क्स का वेटेज है, ग्रेजुएशन के मार्क्स का वेटेज है, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स का वेटेज है, नेट का वेटेज है, जेआरएफ का वेटेज है और पीएचडी का वेटेज है। तो इसमें जब मैक्सिमम हर जगह हम लोग जोड़ेंगे तो 88 मार्क्स है। और 12 नंबर आपका इंटरव्यू पे होगा, उसमें भी 2 भाग होगा। 6 नंबर का आपका शिक्षण शैली पे होगा और 6 नंबर आपका जो सवाल जवाब का सेशन होगा उस पे होगा। तो ये भी 12 नंबर बहुत वैल्यूएबल है, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जो एकेडमिक आप कैलकुलेशन करते हैं, तो जो अभी तक मेरे पास बच्चे जुड़े, हज़ारों बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, तो वो अपना एकेडमिक स्कोर जब मुझे बताते हैं तो लमसम सब वो कभी मतलब अलग अलग विषय में थोड़ा वेरी करता है, लेकिन मतलब 2-3-4 नंबर के आगे पीछे ही सब लोग लाई कर रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत टफ है। वैसी स्थिति में इंटरव्यू आपके लिए बहुत क्रूशियल है और बहुत डिसाइडिंग है। ये मैं अभी ये बता देता हूँ, क्योंकि जो और जिस तरह से अभी मतलब एज बार रखा गया, तो उस हिसाब से जो फ्रेशर्स हैं ज़्यादातर वही लोग इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, और जो लोग नेट हैं वही लोग एलिजिबल हो पाएंगे। तो कुल मिला के जो कंपटीशन है विद इन मतलब काफ़ी क्लोज कंपटीशन है, ये एक बात है। सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो वो मतलब गेस्ट फैकल्टी के हिसाब से काफ़ी हैंडसम रखा गया है। और आज की तारीख में अगर हम जोड़ लें तो 92-93 हज़ार से स्टार्ट है। लेकिन जब ये ज्वाइन करेंगे तो जुलाई वाला जो डीए होता है, क्योंकि बेसिक प्लस डीए, तो ये भी मैं बता दूं, उसमें कन्फ्यूजन में नहीं रहना। बेसिक अभी 57,700 असिस्टेंट प्रोफेसर का एंट्री लेवल है 7th पे के अनुसार से। और उसमें जो डीए वर्तमान में 60% है, लेकिन 1 जुलाई से नया डीए लग जाता है। तो 2% भी अगर हम लोग डीए जोड़ लें तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें 62% के हिसाब से जोड़ लीजिए, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 93-94 हज़ार रुपये आपका सैलरी बनेगा। तो सैलरी काफ़ी अच्छा है। जो जॉब का कंडीशंस है वो आपको पता है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। आप इसमें कभी भविष्य में आपको एक एफिडेविट भी देना है, भविष्य में कभी भी आप जो है परमानेंट के लिए इस आधार पे क्लेम नहीं कर सकेंगे। 11 महीने का आपका रहेगा। फिर रिन्यूअल भी ऑटोमेटिक नहीं होगा। उसमें भी मतलब जो पहले से चलता आ रहा है, आपका जो सीसीआर है, जो आपका परफॉर्मेंस है, और जो आपके मतलब गवर्निंग बॉडी हैं, वो निर्णय लेंगे आपके परफॉर्मेंस के आधार पे, आपके कैरेक्टर के आधार पे। तब आपको रिन्यूअल हर साल मतलब किया जाएगा। जैसे अभी गेस्ट फैकल्टी का रिन्यूअल होता है, उसी प्रकार से उसी पैटर्न पे आपका होगा। ये मतलब बेसिक बहाली का प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से होके गुजरना है आपको। फॉर्म का अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए, 23 पेज में है, उसको खूब अच्छे से लाइन बाय लाइन खुद से पढ़िए, क्योंकि मतलब फॉर्म भरने में बहुत बार गलती हो जाती है और बहुत बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। बाद में वे मतलब इधर उधर दौड़ते रहते हैं। तो उससे अच्छा है कि पहले फॉर्म को अच्छे से भरिए, अच्छा से उसका मतलब सारे जो फील्ड्स हैं उनको भरिए, और फाइनल सबमिशन से एक बार पहले ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिए। 15 जुलाई तक ये फॉर्म भरा जाना है। सर, सवाल पे वापस आते हैं, जो सब्जेक्ट की बात है। आपने 6 सब्जेक्ट बताएं कि पहले फेज़ में इन पे बहाली होगी, और इसमें बड़ा मिसिंग सब्जेक्ट का जिक्र अगर हम करें तो जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, जिससे स्टूडेंट के तौर पर अगर हम देखें 10th 12th में बच्चे साइंस बायो वगैरह की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, वो यहाँ मिसिंग दिख रहा है।
हाँ, देखिए ये जो नीतिगत निर्णय पहले लिया गया मात्र 6 विषयों का, तो इसमें मुझे लग रहा है कि ये उतना सही नहीं है, क्योंकि आप एक तरफ डिग्री कॉलेज में बोलते हैं कि मैं खोलूँगा, तो जब आप डिग्री कॉलेज खोलेंगे तो यहाँ पे एक जो मतलब कह सकते हैं कि आपने पहले से अंडर एस्टिमेट किया ग्रामीण लोगों को, ये सही नहीं है। बीइंग अ गवर्नमेंट आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं किसी को। तो ये एकदम सब्जेक्ट का जिस तरह से चयन हुआ उसमें कॉमर्स का कहीं इंक्लूजन नहीं है, साइंस का कहीं इंक्लूजन नहीं है, सोशल साइंस में भी ज्योग्राफी जैसा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का इंक्लूजन नहीं है। आप लिटरेचर में आप देखेंगे कि कुछ जैसे बंगला कहीं पे कुछ क्षेत्रीय आप मान लीजिए हर जगह नहीं खोलते, लेकिन कुछ जगह तो खोलना चाहिए था। अब उर्दू जैसा भाषा है, मान लीजिए हमारा सेकेंड राज्य की भाषा है, आप उसने उनको इग्नोर किया। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों पे ज़रूर विमर्श होना चाहिए। ये एक मतलब मैं मिसिंग देखता हूँ कि जो हमारे नीति नियामक है ना, वो एग्जॉस्टिव प्लान नहीं करते हैं। ये बहुत मिसिंग है यहाँ पे बिहार में, कुछ भी जो मन में आया कर दिए, लेकिन उसका ऑड्स एंड इवेंट्स मतलब जो बाकी होता है ना कि डिटेलिंग करना, वो नहीं करते हैं। अब ये बताइए कि ये ऐसा लगता नहीं है कि हमने बच्चों को अंडर एस्टिमेट किया? हमने ये तय कर लिया पहले से कि ये लोग कॉमर्स के लायक नहीं हैं या साइंस के लायक नहीं हैं, जबकि शुरू से मतलब बहुत ऐसे बच्चे हैं, तब उनको मान लीजिए जो बच्चे अभी साइंस पढ़ना चाहेंगे, बहुत बच्चों का चाहत रहता है, या कॉमर्स पढ़ने का चाहत रहेगा, तो उनको तो फिर उनके लिए कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ दो डिग्री कॉलेज का। अब कब आप लागू करेंगे, अगले साल करेंगे या उसके अगले साल करेंगे, ये कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं था जिसके लिए आपको पहले से मतलब उतना टेंशन में जाने का। अगर 6 विषय चला रहे हैं तो आप 4 विषय और चला सकते थे। बिल्कुल, ये तो बड़ी बात है और बहाली तो हो ही रही है सर, लेकिन सवाल ये है कि चलिए डिग्री कॉलेज में तो बहाली की प्रक्रिया हो जाएगी। 11 महीने का आप बता भी रहे हैं। विश्वविद्यालय बिहार में जो हैं, जो कि बहुत लेट सेशन चलता है, टीचर्स नहीं रहते, ये तमाम गड़बड़ियाँ तो खबरों में भी बनती हैं। तो उनमें जो रिक्तियाँ खाली हैं, विश्वविद्यालय की अगर हम बात कर लें, इतने डिग्री कॉलेज खोलने के विपरीत अगर हम देखें तो पहले से जो स्थापित कॉलेज हैं, उनका हाल-चाल कैसा है? उनमें पढ़ाई का सिस्टम क्या रहेगा? वहाँ वैकेंसी को लेके कैसे काम चल रहा है? देखिए, हम लोग तो जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ कि जो मेरा व्यक्तिगत एक अनुमान था कि इसमें दोनों तरह की बहालियों को इंक्लूड किया जाएगा। जो मतलब डिग्री कॉलेज में जो रिक्तियाँ हैं वो, और बाकी जगह में जो रिक्तियाँ हैं वो। लेकिन सरकार के ऊपर दबाव था कि डिग्री कॉलेज में इमीडिएट मुझे पढ़ाई शुरू करना है। तो उनको लगा कि अगर हम लेंदी प्रोसेस में जाएँगे तो इट विल टेक टाइम, और उस कंडीशन में हमारा वो लिंगर होगा, तो इसीलिए। तो वो भी एक निर्णय सही है और हम तो उसको गलत नहीं मानते हैं। लेकिन लगे हाथ मुझे लग रहा है कि जो विश्वविद्यालयों में खाली पद है, क्योंकि 1 जुलाई से वहाँ भी सेशन शुरू हो जाना है, तो वो उसमें बहाली की जानी चाहिए, और उसके लिए मुझे लग रहा है कि जल्द शायद निकले, और हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये आप कह रहे हैं सर कि जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, अभी कोई बिल्डिंग नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई बेंच नहीं, कोई क्लासरूम नहीं, ये पढ़ाई होगी कैसे? नहीं, मतलब उसमें चिन्हित किया गया है कि जो पहले से +2 स्कूल्स हैं, तो उनको चिन्हित किया गया है एडॉप पे। ऐसा होता है बहुत बार कि जैसे मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूँ, तो जब हम लोग गए थे, तो वहाँ एक रिफ्यूजी कैंप था। तत्काल उसको रेनोवेट करके उसमें चालू किया गया। बाद में परमानेंट बिल्डिंग बना, तो हम लोग परमानेंट बिल्डिंग में पढ़ ही नहीं पाए। वो हम लोग के बाद वाला बैच से वो उसमें जा पाए। लेकिन ठीक है, तो इसलिए कई बार जब आप स्टार्ट लेते हैं, तो एडॉप पे मतलब दूसरी जगह इसको चालू करते हैं। उसमें कोई बहुत बुराई नहीं है। लेकिन जो जहाँ भी करें तो वहाँ थोड़ा अच्छे से करें, और किया जा सकता है। उसमें कोई बहुत बिहार सरकार के पास बहुत सारे ऐसे विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जहाँ पे कि मतलब डिग्री कॉलेज को चलाया जा सकता है तत्काल 1-2-3 सालों के लिए, और फिर मतलब आप बहुत द्रुत गति से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और आप आगे उसको टेक ओवर कर सकते हैं। एक और चीज़ दिख रहा है सर कि ऊपर से तो नोटिफिकेशन हम देखें तो सब कुछ ठीक लगता है, सैलरी, सीट, सब्जेक्ट। हालांकि सब्जेक्ट की आपने गहराई से बताया कि कुछ कमियां भी हैं, और कुछ बड़ी चीज़ें दिख रही हैं उसमें जो वाकई समझ से बाहर हो, या फिर कुछ बड़ी गलती सरकार की हो जाती है अक्सर। हाँ, जैसे मैंने एक जगह नोटिस किया कि एज को लेकर के उसमें एक लाइन लिख दिया गया है अपर एंड लोअर एज लिमिट, और लिख दिया कि रिलैक्सेशन एज पर बिहार गवर्नमेंट रूल होगा। तो अब बिहार गवर्नमेंट में आप गूगल करिए, जल्दी से मिलेगा नहीं आपको, कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि जब इतना एग्जॉस्टिव रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक ड्राफ्ट बना है, विज्ञापन में सब कुछ दिया गया है, आप रिजर्वेशन पॉलिसी, सीट्स का जब मतलब कॉलेज वाइज दिए हुए हैं, आपने यूनिवर्सिटी वाइज दिया है, सब कुछ डिटेलिंग किया है, तो मतलब 3 लाइन और लिख देते कि रिलैक्सेशन मतलब किस कैटेगरी के लोगों को कितने वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो लोग इधर उधर हैफजट घूमते नहीं। अब वो बिहार सरकार का खोजने में लगे हुए हैं कि कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मतलब ये मतलब मुझे लग रहा है नोटिफिकेशन में मिसिंग है, और रिजर्वेशन पॉलिसी में भी शायद कुछ मिसिंग है। उसको मैं पढ़ा नहीं हूँ, बहुत बच्चों ने फ़ोन किया, मैं शाम में पढ़ूंगा तो उसमें बता ही पाएंगे। अब चूंकि हमने बात कर ली कि 11 महीने का ये होगा, तो ये तो फिर एक बड़ा डर भी है ना कि 11 महीने बाद फिर उनके लाइफ में अगर एकदम से निकाल देगा कॉलेज, तो फिर क्या करेंगे?
वो तो अभी कॉन्ट्रैक्ट बहाली का एक चलन चला हुआ है, हर जगह चला हुआ है, जो मतलब खास करके आप देखेंगे बहुत जगह में जो ह्यूमन रिसोर्स के नाम पे अभी कॉन्ट्रैक्ट बहाली जैसे पहले शुरू हुआ ये नीचे लेवल से जो मल्टीटास्किंग लेवल पे प्यून और प्यून चपरासी और वहाँ से शुरू हो गया, अब हर जगह कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली हो रहा है। बिहार सरकार सक्षम नहीं है क्या परमानेंट बहाली देने के लिए? देखिए मतलब कहीं तो प्रॉब्लम है तभी वो परमानेंट बहाली नहीं निकाल रहे हैं और नहीं तो निकालते ज़रूर से अभी, क्योंकि जो पिछले मतलब मैं 7-8-10 बरस से देख रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली पे मतलब ऑलरेडी टीचर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो दिक्कत है, मतलब कहीं ना कहीं या तो नीतिगत दिक्कत है या मतलब फंड का दिक्कत है या कुछ और भी चीज़ों का दिक्कत है जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम लोग लगातार इस चीज़ का मांग किए थे। टीआरई में भी जब 1-1 लाख 1.5 लाख की बहाली निकाली जा रही थी तब भी हम लोगों ने जहाँ भी मौका मिला, जिस भी प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने सरकार से विनती की थी कि आप इतना बड़ा बहाली मत निकालिए। मेरे ये काइंड रिक्वेस्ट है कि आप एक आयोग का गठित करके आप रेगुलर बहाली निकालिए। तो उसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग है या और भी दूसरे जो एजेंसीज़ हैं, जैसे बीपीएससी यूपीएससी का बहाली होता है, हर साल होता है, शेड्यूल्ड है, कैलेंडर्ड है, उसी तरह से यहाँ भी मतलब जो शिक्षा विभाग में भी एक कैलेंडर बहाली का चलन शुरू होना चाहिए। आप मतलब देखिए दो दुनिया के मतलब जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे नॉर्डिक कंट्री का हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, आप वो जानकर बहुत आश्चर्यचकित होंगे, वहाँ पब्लिक सेक्टर में लगभग 25 से 30% लोग काम करते हैं और खुश हैं। खुश हैं मतलब। और भारत जैसे देश में मालूम है पब्लिक सेक्टर में कितने % लोग काम करते हैं? 3.5% सीट सैंक्शनड है और उसमें अब इतनी सीट खाली है, तो अगर देखेंगे तो इफेक्टिव हमारा 2-2.5% लोग काम कर रहे हैं। तो ये मतलब गैप है, इतना बड़ा गैप है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, सरकारी जॉब का विरोध करते हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि आप इवन चाइना का डाटा उठा लीजिए। चाइना में भी 20 से 25% का लोग हैं जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं। अमेरिका और यूरोप जैसा कंट्री जो बहुत हाईली कमर्शियलाइज्ड है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ भी 20-18% के अराउंड में लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं। इसका मतलब पब्लिक सेक्टर इज़ नेसेसरी थिंग। कोई देश अगर स्ट्रेंथन है तो वो पब्लिक सेक्टर में बहुत लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल। आपने कोविड में देखा होगा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल सब बंद करके भाग गया, काम कौन आया? पब्लिक सेक्टर। स्कूल के टीचर्स क्वारंटाइन सेंटर चला रहे थे। अब आप समझ लीजिए कि पब्लिक सेक्टर का स्ट्रेंथ क्या होता है। जो एक्सपर्टीज़ नहीं है मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या मेडिकल में कोई ज्ञान नहीं है, हमारा पुलिस फोर्स, वो क्वारंटाइन सेंटर को मॉनिटर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। इसका मतलब कि मतलब कभी भी कैलेमिटी होगा, कभी भी एडवर्स सिचुएशन आएगा तो पब्लिक सेक्टर ही जान बचाएगा देश का। तो अब मान लीजिए पब्लिक सेक्टर में तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए सरकार को और रेगुलर बहाली निकालना चाहिए। तो बड़ा सवाल है, लेकिन एक और चीज़, चूँकि सैलरी की बात हमेशा होती है सर, सैलरी का स्ट्रक्चर आपने बता दिया, ये जिक्र भी है क्या कि आगे चल के उनकी सैलरी उस लेवल पे भी जाएगी जो पहले से गेस्ट फैकल्टी हैं, वो पैरामीटर भी इन तक हो जाएगा? अब देखिए ये कि बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी जनरेट होगा। जो पहले से गेस्ट फैकल्टी हैं अभी वर्तमान में, तो उनका मैक्सिमम सैलरी 50,000 है और ये जाएंगे तो लगभग मतलब उसका दुगुना है ऑटोमेटिक। तो अब ये बताइए कि एक कन्फ्रंटेशन है, उनके लिए सरकार के पास क्या नीति है, ये भी घोषित होना चाहिए, या उनको कैसे देखते हैं, या तो उनके लिए भी ये चीज़ अनाउंस हो या उनको हटा देंगे धीरे धीरे, क्या करेंगे नहीं करेंगे उसमें ये भी डर है गेस्ट फैकल्टी में? ये तो मान लीजिए कि एक रूल ही है कि जैसे जैसे परमानेंट वैकेंसी आएगी तो वैसे वैसे पुराने वाले को हटा तो यानी देंगे। कंस्ट्रक्चुअल वाले को अगर परमानेंट अगर करते हैं तो गेस्ट वाले के लिए डर नहीं, इनको परमानेंट करने का तो कोई चांस नहीं है क्योंकि उन्होंने लिखा है कि परमानेंट के लिए वो क्लेम नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से ये कॉन्ट्रेक्चुअल में ही इस तरह से बहाल कर लें और पुराने गेस्ट फैकल्टी को हटा दें, तो फिर क्या? तो तब क्या होगा? तो ये मतलब चीज़ को ये देखिए, मेरा कहना है कि अगर कोई भी आदमी है जो नीति निर्धारक हैं, जो भी अथॉरिटी हैं, अगर वो पब्लिक को ध्यान में रख के कुछ विचार करेंगे तो वो देखेंगे कि लार्जर पॉपुलेशन कैसे हम एड्रेस कर पा रहे हैं। कोई भी रूल्स बनाने जा रहे हैं तो सब एड्रेस हो रहा है कि नहीं उसमें, ये बहुत मिसिंग है। मैं यहाँ पे बहुत कमी देखता हूँ इस चीज़ को। और मतलब लोग, चूँकि अब देखिए सरकार है, सरकार का पूरा तंत्र है, उसको उसके समर्थक लोग हैं, उनका अपना आईटी टीम है, सब मिलके किसी भी चीज़ को स्थापित कर देते हैं। लेकिन जब हम एक ह्यूमन राइट की बात करेंगे, जब हम एक पब्लिक राइट की बात करेंगे, जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बात करेंगे, हम इक्वालिटी का बात करेंगे, तब जा कर के हम सबको एड्रेस करेंगे। अगर मान लीजिए मेरे जैसा आदमी कभी उस तरह का नीति निर्धारण में बैठेगा तो वो देखेगा कि भाई मतलब हर लोग इसमें एड्रेस हो रहा है कि नहीं, कोई मिस तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे लार्जर हित में देखना है चीज़ों को।
लेकिन वो नहीं देखा जा रहा, वो मिसिंग है। बिल्कुल, टीचिंग स्टाफ की हमने बात की सर, जो भी 6 सब्जेक्ट है उनके लिए नेट पीएचडी चाहिए, ये तय है? हाँ, वो तो मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय कर गया है वही लोग इसमें अपीयर हो पाएंगे जो या तो नेट हैं या पीएचडी हैं। जो सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बहुत बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि जो सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके लिए कोई रास्ता नहीं है इसमें, बेट तो होना नहीं है। तो अब आज की तारीख में जो लोग भी नेट क्वालिफाइड हैं या जिनके पास भी पीएचडी डिग्री है, वही इसमें एप्लीकेशन देने के लिए एलिजिबल है। एक और व्यक्तिगत, चूँकि मेरे तरफ से भी एक सवाल है कि मैं वेट भी कर रहा था, अगर टीचिंग स्टाफ नहीं तो नॉन टीचिंग स्टाफ के तौर पे भी कुछ बहाली की चीज़ें दिख रही हैं या फिर इस नोटिफिकेशन में कहीं जिक्र है? नहीं, इसमें नहीं है, लेकिन जो हम लोग पहले देखते रहे हैं कि नॉन टीचिंग स्टाफ की भी बहाली की जाएगी, जैसे लाइब्रेरियन हो गया, क्लर्क हो गए, बड़ा बाबू हो गए, तो ग्रुप डी के स्टाफ हो गए, तो ये सब तो बहाल करना पड़ेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, तो जहाँ से भी वो लोग ले तो इनकी बहाली तो करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो वो कॉलेज रन नहीं होगा। केवल शिक्षक से रन नहीं हो सकता है, नॉन टीचिंग स्टाफ का भी बहुत सारा काम होता है, तो जो वो चाहिए ही चाहिए। तो मुझे लग रहा है उसके लिए भी सरकार के पास कोई न कोई वे आउट होगा, कोई थिंकिंग चल रहा होगा। भविष्य में बेहतर कुछ इसके लिए भी आएगा, मुझे लगता है। हाँ, उनके लिए भी, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी बेहतर आएगा और निश्चित ही आएगा, क्योंकि वो ज़रूरी है, उसके बिना नहीं चल सकता है। या तो वो कहीं से मतलब डिसिपेट करेंगे या फिर वो इसे जो कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली होता है वो करेंगे। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर है तो मान लीजिए जो अभी बेल्ट्रॉन से लिया जाता है, तो उस तरह से कहीं न कहीं से वो रिक्रूटमेंट होगा। तो ये थी पूरी पटकथा और कहानी इस पूरे बहाली को लेके, पूरी प्रक्रिया को लेके, किन किन सब्जेक्ट में बहाली होनी है, 2 से 11 डिग्री कॉलेज की परिकल्पना है और आगे किस तरीके से इसमें सैलरी स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रैक्चुअल की बात कर ले या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ की बात कर ले या फिर टीचिंग स्टाफ की बात कर ले। पूरी कहानी को हमने समझा। एक्स-डीएसपी अखिलेश सर हमारे साथ थे, जो कि बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत भी हैं। पूरी बातें रखी हमने विस्तार से, एक-एक चीज़ को डिकोड किया है। फिलहाल आपके क्या सवाल हैं, आप ज़रूर कमेंट करिएगा, अगले वीडियोज़ कमेंट पे हम बताएँगे, बनाएँगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।